नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंगल फेज हाफ वेव मींस हाफ कंट्रोल थारिस्टर रेक्टिफायर विथ आरएल लोड के बारे में बात करेंगे। बच्चों, जो हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है उस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में यहाँ डायोड की जगह पे हमने क्या यूज किया है, थारिस्टर। और थारिस्टर यूज करने से बच्चों क्या चेंज आएगा वो हमने उसके वर्किंग प्रिंसिपल में ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख लिया। आज के वीडियो में हम रेसिस्टिव लोड के अलावा इंडक्टिव लोड भी लगा रहे हैं। आरएल लोड को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑलरेडी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। आरएल लोड को बोलते हैं एक कॉइल के फॉर्म में लोड, जो एक चौक कॉइल के फॉर्म में लोड होता है या फिर मशीन के वाइंडिंग के फॉर्म में लोड होता है। आप देख रहे होंगे जब हम मशीन की वाइंडिंग करते हैं तो लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस और हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस उसमें चूज करते हैं। तो जो आरएल लोड होगा बच्चों, इसमें इंडक्टेंस के आने से स्वाभाविक है इसके वेवफॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा तो चेंज आएगा, क्योंकि इंडक्टेंस आते ही अपना इंपोर्टेंस वो कराता है। तो आइए इस सर्किट के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे आरएल लोड के आने से इस वेवफॉर्म में चेंज आएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने एक एसी सप्लाई वोल्टेज दिया, साइनसोइडल एसी वोल्टेज है जिसकी वैल्यू है वीएस इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे थारिस्टर मैंने टी लिया है बच्चों, इस थारिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा वीटी। इधर मैंने लिया प्लस टर्मिनल, इधर ले लिया मैंने इसका माइनस टर्मिनल। बच्चों, थारिस्टर का ये नो टर्मिनल है, ये कैथोड टर्मिनल है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट टर्मिनल है जिसको यूज करके हम यहाँ पे फायरिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड गेट टर्मिनल। बच्चों, थारिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा उसको मैं वी टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वी टी अक्रॉस, वी का मतलब वोल्टेज, टी मतलब थारिस्टर का वोल्टेज। लोड मैंने लगाया है आरएल लोड, मीन्स एक कॉइल के फॉर्म में लोड हम इसको लगा सकते हैं। रेसिस्टिव प्लस इंडक्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, और एज पर नीड हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस या लो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस होगा। और ये वैल्यू चेंज होगा बच्चों तो यहाँ वेवफॉर्म में भी चेंज आएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे बच्चों जो लोड का क्रॉस करंट है वो आई नॉट मैंने माना, लोड में जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है उसको मैंने वी नॉट मान लिया, प्लस और माइनस टर्म में, यानी ये सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आरएल लोड का वेवफॉर्म है। अब बच्चों, अब हम जब सर्किट डायग्राम से वेवफॉर्म की तरफ मूव करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ सप्लाई वोल्टेज लिया दैट इज वीएस, और वीएस एक साइनसोइडल वैल्यू है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों? इनपुट एसी था, इसकी वैल्यू थी वीएम साइन ओमेगा टी। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, वीएम साइन ओमेगा टी। मींस यहाँ पे वीएम इसका पीक वैल्यू है दैट इज दिस वैल्यू। ये पीक वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों, वीएम। अब जीरो से लेके पाई पे पॉजिटिव हाफ साइकिल, पाई से लेके 2 पाई पे नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर 2 पाई से लेके 3 पाई तक अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल। बच्चों, फायरिंग एंगल में यहाँ शो कर रहा हूँ। अब आप चाहें तो एक वीडियो में समझने के बाद आप बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बार बार उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ फिर भी आपके लिए शो कर रहा हूँ। फायरिंग एंगल में गेट करंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा फायरिंग एंगल कितना है बच्चों? अल्फा डिग्री, यानी अल्फा डिग्री पे मेरा गेट ट्रिगर कर रहा है। मीन्स एट इंस्टेंट ऑफ अल्फा मेरा जो थारिस्टर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कहा जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पे। और आपको मैं पहले भी याद दिला चुका हूँ, ये एक आइडियल स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में मान के चलूंगा, अदरवाइज इसका वेवफॉर्म बनाना संभव नहीं होगा। यहाँ पे अल्फा डिग्री पे मैंने फायरिंग किया। अब आर लोड और एल लोड में डिफरेंस क्या है वो ध्यान से समझिएगा। मैंने फायरिंग जैसे अल्फा डिग्री पे किया बच्चों, मुझे आउटपुट मिलना चालू हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आउटपुट मुझे मिल रहा है। नॉर्मली जो आर लोड था उसमें आउटपुट कहाँ आगे खत्म हो जाता था बच्चों? पाई पे। किस पे आगे खत्म हो जाता था? 180 डिग्री पे, यानी पाई पे। यहाँ लेकिन आप देख पा रहे होंगे आउटपुट पाई पे आके जीरो नहीं हुआ, आउटपुट मुझे कहाँ तक मिला? बीटा तक मिला। अब बीटा कहाँ से आ गया बच्चों? तो आप ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही मैं एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई दिया था, मेरा एससीआर से कंडक्शन स्टार्ट हुआ और करंट फ्लो होना चालू हुआ लोड से, और मेरा लोड में जो इंडक्टर था वो अपने वैल्यूज को, अपने पैरामीटर्स को चार्ज करने लगा। तो इंडक्टर की चार्जिंग टाइम अपनी होगी बच्चों एल बाई आर। तो इंडक्टर चार्ज हुआ। अब जैसे ही मैं पाई पे पहुंचा उस कंडीशन पे ऐसा होना चाहिए था कि मेरा थारिस्टर रिवर्स बायस होना चाहिए था, और आइडियली वो जैसे रिवर्स बायस होगा नेचुरल कम्यूटेट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ इंडक्टर तब तक चार्ज हो चुका है, वो अपने आप को डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा। जब उसके अंदर करंट नहीं मिलना चालू होगा तब अपने आप को डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा। तो ये इसके अक्रॉस फोर्सली माइनस प्लस का टर्मिनल अपीयर कराएगा, और ऐसा करते ही मेरा थारिस्टर जो है
जो कि नेचुरली ऑफ होना चाहिए था वो ऑफ नहीं होगा। तो तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है जब तक वो ग्रेटर देन है किससे बच्चों, आपके सप्लाई वोल्टेज से, जब तक वो उससे बड़ा है तब तक उसको ऑफ नहीं होने देगा। फोर्सली वो कहाँ तक ऑन करके रखेगा बच्चों, बीटा तक। अब ये बीटा की रेंज क्या होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, ये डिपेंड करेगा इंडक्टर के इंडक्टेंस पे। अगर इंडक्टर का इंडक्टेंस हायर है तो बीटा का रेंज बड़ा होगा, इंडक्टर का इंडक्टेंस कम है तो बीटा की जो विड्थ होगी, जो रेंज होगी वो कम होगी, यानी जल्दी ही वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो बच्चों एल लोड आने से नेगेटिव चीज ये रही कि मुझे एक नेगेटिव वोल्टेज का आउटपुट का स्पाइक मिलने लगा जो मुझे चाहिए नहीं था, ये नेगेटिव स्पाइक मुझे नहीं चाहिए था। यानी अब मेरा जो कंडक्शन एंगल होगा बच्चों वो अल्फा से पाई नहीं होगा बल्कि अल्फा से पाई प्लस बीटा होगा। याद रखिएगा, अल्फा से पाई नहीं बल्कि अल्फा से पाई प्लस बीटा। अगला जो है फिर से 2 पाई प्लस अल्फा पे कंडक्शन करूंगा और अगले पॉजिटिव साइकिल में फिर से 3 पाई प्लस बीटा तक कंडक्शन होगा। यानी अगला कंडक्शन कहाँ तक चलेगा बच्चों, 3 पाई प्लस बीटा। यानी 0 से लेके पाई तक ऑन हुआ, पाई से लेके बीटा तक इंडक्टर ने चालू करके रखा, बीटा से लेके 2 पाई तक नेगेटिव साइकिल की वजह से ऑफ रहा, आउटपुट नहीं मिला, और फिर से 2 पाई प्लस अल्फा से मुझे आउटपुट मिलना स्टार्ट हुआ, और यहाँ से 2 पाई प्लस अल्फा के बाद 3 पाई प्लस बीटा तक जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट करेंट। तो बच्चों आपको याद होगा जब हमने आर लोड पढ़ा था तो आर लोड में जो करंट था वो वोल्टेज के वेवफॉर्म में ही था, क्योंकि आर लोड के अंदर जो वोल्टेज और करंट का जो एंगुलर पोजीशन है वो कितना होता है, एंगुलर डिफरेंस 0 डिग्री का होता है। लेकिन अब आप याद कीजिए इंडक्टिव लोड और रेसिस्टिव लोड के बीच, इंडक्टिव लोड में करंट और वोल्टेज का रिलेशन, तो जो इंडक्टिव लोड होगा बच्चों उसमें जो करंट होगा बच्चों वो लैग करेगा। आप इसको वोल्टेज रेफरेंस मान लीजिए, यहाँ करंट जो होगा वो लैग करेगा, और ये लैग कितने डिग्री से करेगा, ये डिपेंड करेगा इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है। अगर प्योर इंडक्टिव होता तो कितना डिग्री से लैग करेगा बच्चों, 90 डिग्री से। आपको अच्छे से आता होगा 90 डिग्री से, क्योंकि ये इंडक्टिव प्योर नहीं है, आरएल का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए कुछ एंगल से लैग करेगा। और इसी वजह से बच्चों जो करंट का वैल्यू होगा वो पाई पे आके खत्म नहीं होगा बल्कि आके पाई प्लस बीटा पे एंड होगा। यानी इसका मैक्सिमा जो होगा अब पाई बाई 2 पे नहीं होगा, शिफ्ट हो जाएगा किसके तरफ, बीटा की तरफ। तो यहाँ पाई अल्फा से स्टार्ट होना, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, और वापस बच्चों कहाँ से कहाँ तक करंट पहुंचा, कंडक्शन कहाँ तक हुआ, बीटा तक। तो आरएल लोड का ये एक अचीवमेंट है कि आरएल लोड में आपका जो आउटपुट करंट है उसका जो टाइम है वो बढ़ गया, यानी आपको आउटपुट करंट की ज्यादा वैल्यू मिल रही है। ये एक अचीवमेंट है नो डाउट, लेकिन एक डिमेरिट भी है। क्या डिमेरिट है बच्चों, आप बताएंगे मुझे। डिमेरिट ये है कि इसमें नेगेटिव वोल्टेज स्पाइक मिलने लगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मुझे फिर से अल्फा से बीटा तक मुझे आउटपुट करंट मिला, और अगला करंट कहाँ तक मिलेगा बच्चों, 2 पाई प्लस अल्फा से 3 पाई प्लस बीटा तक। अब बच्चों हम बात करेंगे थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज। तो एज नोन आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि अल्फा पे कंडक्शन स्टार्ट होगा तो अल्फा तक मुझे आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो मुझे थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज मिलेगा, वीटी मिलेगा। अल्फा से लेके बच्चों ध्यान दीजिएगा, अल्फा से लेके पाई प्लस बीटा, यानी बीटा तक मेरा अभी आउटपुट हो रहा है, तो आउटपुट मुझे वोल्टेज कहाँ तक नहीं मिलेगा, पाई प्लस बीटा तक, और फिर से पाई प्लस बीटा से मुझे थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज मिलना स्टार्ट होगा। तो थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज पाई प्लस बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा तक मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों इस सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में, थायरिस्टर रेक्टिफायर में, आरएल लोड में मैंने देखा कि कैसे इंडक्टेंस के आने से जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें नेगेटिव स्पाइक डेवलप हो रहा है। और दूसरा ये नेगेटिव एडवांटेज है, लेकिन पॉजिटिव एडवांटेज ये है कि जो करंट का जो ड्यूरेशन है, करंट की जो एवरेज वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। वो अल्फा से लेके पाई तक जो पहले होती थी आर लोड में, अब अल्फा से लेके बीटा तक हो रही है। तो आइए बच्चों अब हम इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बारे में भी समझ लेते हैं। बच्चों आइए अब हम मैथमेटिकल इक्वेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको याद होगा जो आर लोड था उसमें कम्यूटेशन जो टाइम था वो था पाई से लेके 2 पाई यानी पाई तक। लेकिन इसके अंदर जो कम्यूटेशन टाइम होगा वो शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, कहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा, बीटा एंगल तक, और कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 पाई से। तो इस तरीके से जो कम्यूटेशन टाइम होगा बच्चों वो निकाल सकते हैं 2 पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा। आपको याद होगा कि डिवाइस के सक्सेसफुल कम्यूटेशन के लिए जो डिवाइस का कम्यूटेशन टाइम होना चाहिए वो टर्न ऑफ टाइम से ज्यादा होना चाहिए।
अब दूसरा पैरामीटर हम देखते हैं बच्चों, वो है इसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना, एवरेज वोल्टेज एवरेज करंट। तो आइए उससे पहले हम इस डिवाइस का एक मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। एक डिवाइस को अगर हम देखें ध्यान से, तो जब मेरा डिवाइस टर्न ऑन होगा, जब थारिस्टर कंडक्ट करेगा, तो यहाँ जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो कितना होगा बच्चों, वी एस यानी वी एम साइन ओमेगा टी। इस थारिस्टर का क्रॉस वोल्टेज में मान के चल रहा हूँ कंडक्शन के टाइम में जीरो होगा, और मेरे रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज वी आर, और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज वी एल। तो रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा बच्चों, आई नॉट इंटू आर, और उसी तरीके से इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा बच्चों, एल डी आई अपॉन डी टी। तो आइए इन्हीं मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज करते हैं। तो मैं इस सर्किट के अंदर किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाता हूँ, मीन सम ऑफ टोटल वोल्टेज इक्वल टू जीरो। अब आप ध्यान से देखें, सप्लाई वोल्टेज कितना है बच्चों, वी एम साइन ओमेगा टी, प्लस लोड का क्रॉस वोल्टेज कितना है, वी नॉट। वी नॉट किसका किसका सम है, वी आर नॉट का प्लस वी एल नॉट का, यानी आर इंटू आई नॉट, और साथ में एल डी आई नॉट अपॉन डी टी, इंडक्टर का क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। अब बच्चों इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो आप जानते हैं दो एनालिसिस निकालनी पड़ेगी, वो है ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू और स्टेडी स्टेट करंट की वैल्यू। तो सबसे पहले स्टेडी स्टेट करंट की वैल्यू आप निकालेंगे। आप जो भी आरएल सर्किट का मैथमेटिकल एनालिसिस किए हैं नेटवर्क एनालिसिस में, आप उसको यहाँ पे यूज करके निकाल सकते हैं। ऑलरेडी मैं डायोड के टाइम में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो स्टेडी स्टेट करंट को मैंने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आई वी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, एंगल में यहाँ पे ले लेता हूँ फाइव। सिमिलरली बच्चों जो ट्रांजिएंट करंट होगा वो भी निकाल लूंगा, ए टू द पावर माइनस आर बाई एल टी। मैं यहाँ बहुत डिटेल में इसके साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं एक ओवरव्यू दे दिया। आप चाहे तो किसी भी रेफरेंस बुक को रिफर करके देख सकते हैं, प्लस नेटवर्क में जो आपने पढ़ा है उस कंसेप्ट को आप यहाँ पे यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अपने टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा एवरेज वोल्टेज निकालना है मुझे। तो एवरेज वोल्टेज ध्यान से देखिए, कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ है बच्चों, अल्फा से, और कहाँ पे खत्म हुआ, बीटा पे। तो अभी तक जो आप एवरेज वोल्टेज निकालते थे वो निकालते थे अल्फा से लेके पाई तक, लेकिन यहाँ जो कंडक्शन है वो अल्फा से लेके बीटा तक है, इसीलिए इसका लोअर लिमिट क्या होगा अल्फा, अपर लिमिट क्या होगा बीटा। टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, क्या इसका टाइम पीरियड पाई होगा, नहीं, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, जीरो से लेकर टू पाई, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल लूंगा। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो नेगेटिव साइकिल में कोई रेक्टिफिकेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड ले लिया 1/t 1/2 पाई, लिमिट ले लिया अल्फा से लेकर बीटा। ऐसे मैं आप बहुत डिटेल में खोलना चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जीरो से लेके अल्फा पहला लिमिट, अल्फा से लेकर बीटा दूसरा लिमिट, बीटा से लेकर 2 पाई तीसरा लिमिट। लेकिन जीरो से लेकर अल्फा और बीटा से लेकर 2 पाई तक में कुछ भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए बेवजह का उतना टाइम बर्बाद आप ना करें, आप डायरेक्ट लिख दें अल्फा से बीटा, आपका सोल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा। तो अल्फा से लेकर बीटा वी एस को लिख सकता हूँ वी एम साइन ओमेगा टी। मैंने इसको क्या कर दिया, इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन कर दिया। वी एम कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, माइनस ले लिया, और साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस का वी एम अपॉन 2 पाई, और यहाँ वैल्यू आ गया कॉस ओमेगा टी। लोअर लिमिट क्या है बच्चों अल्फा, अपर लिमिट क्या है बच्चों बीटा। अपर लिमिट पुट करिए तो कॉस बीटा, लोअर लिमिट पुट करिए कॉस अल्फा, तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, माइनस बाहर है अंदर भेजिए, अल्फा इधर आ जाएगा कॉस अल्फा, और कॉस बीटा इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो एवरेज वोल्टेज ऑफ आउटपुट वोल्टेज है वो हो गया वी नॉट इक्वल टू वी एम अपन 2 पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस पे आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बीटा एंगल नहीं था पहले, इसीलिए हम यहाँ पे कॉस पाई ले लिए थे। और कॉस एन पाई कितना होता है बच्चों, -1 टू द पावर एन, यानी कॉस पाई होता है -1, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस अल्फा आया होगा, आपको याद होगा आर लोड के लिए। अब बच्चों हम करंट कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं जब हम करंट कैलकुलेट करेंगे, तो या तो करंट के लिए फिर से वापस इसी फार्मूला को हम लगाएं, या फिर दूसरा तरीका क्या है बच्चों, करंट के लिए हम सिर्फ वोल्टेज आरएमएस वोल्ट एवरेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय लोड कर दें। तो लोड यहाँ पे कौन सा लोड हम है आरएल, लेकिन रेसिस्टेंस हम लेके चल रहे करंट कैलकुलेट करते समय, तो वी नॉट अपन 2 पाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब हम बच्चों आरएमएस वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। आरएमएस मतलब पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर रूट करेंगे। तो आइए पहले मैं स्क्वायर कर लूँ, वी एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर मैं मीन निकालूंगा 1/2 पाई अल्फा से बीटा, क्योंकि कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है बच्चों, आरएमएस वोल्टेज का भी कहाँ से कहाँ तक होगा, बीटा तक ही होगा।
तो अल्फा से लेके बीटा डी ओमेगा टी, और इसका रूट कर दूं तो पावर लिख दिया 1/2। आप सॉल्व कर सकते हैं, वी एम स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो रूट से निकल के आ जाएगा बाहर, फिर यहाँ पे 2 पाई है, और साथ में साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों आप बताइए मुझे। 1 - cos 2 ओमेगा टी/2, और बाकी सिंपल कैलकुलेशन है जो मैं ऑलरेडी पहले भी आपके साथ डिस्कशन में वीडियो में दे चुका हूँ सॉल्व करके। तो फाइनल इसका आंसर आएगा Vm/2 √पाई बीटा माइनस अल्फा माइनस का 1/2 sin 2 बीटा माइनस sin 2 अल्फा। और पुराने वाले वीडियो में क्या था बच्चों, आर लोड पे बीटा था ही नहीं, तो बीटा की जगह पे क्या आ जाता था, सिंपल सा पाई आ जाता था। तो पाई माइनस अल्फा sin 2 अल्फा, यहाँ पे sin 2 अल्फा माइनस sin 2 पाई माइनस अल्फा। तो इस तरीके से डायरेक्ट आपने सॉल्व कर लिया था। तो बच्चों हमने यहाँ पे देख लिया सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी थायरिस्टर रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। सर्किट के साथ साथ हमने वेवफॉर्म देखा, और वेवफॉर्म में हमने समझ भी लिया कि कैसे इंडक्टर के आने की वजह से अल्फा से पाई तक नहीं बल्कि अल्फा से बीटा तक कंडक्शन होगा, कम्यूटेशन एंगल भी चेंज हो जाएगा, अल्फा से बीटा तक कम्यूटेशन होगा, जो करंट का वैल्यू है वो वैल्यू चेंज हो गया, यानी करंट जो पाई तक मिलती थी वो वैल्यू इंप्रूव हो गई, एवरेज वैल्यू बढ़ गई, कहाँ तक मिल रही है बच्चों, बीटा तक। तो एक अचीवमेंट है, लेकिन डिमेरिट है इसके नेगेटिव स्पाइक। प्लस हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस देख लिए। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।